सबसे पहली चीज़ तो ये कि वोटिंग बिहेवियर को इलेक्टोरल बिहेवियर भी कहा जाता है। वोटिंग बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्टोरल बिहेवियर। और वोटिंग बिहेवियर का बड़ा सिंपल सा मतलब है, किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में वोटर्स किस तरीके से वोट डाल रहे हैं और जिस तरीके से वो वोट डाल रहे हैं वैसे वोट डालने के पीछे के रीजंस क्या हैं, उसको बुलाया जाता है वोटिंग बिहेवियर। प्लेनो एंड रिक्स दो बड़े फेमस पॉलिटिकल एनालिस्ट थे। उन्होंने वोटिंग बिहेवियर को डिफाइन करते हुए कहा कि इट इज़ द वेज इन विच पीपल टेंड टू वोट एंड द रीजंस फॉर हाउ दे आर वोटिंग। जिस तरीके से वोटर्स वोट डालते हैं और उसके पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको बुलाया जाता है वोटिंग बिहेवियर। दो चीज़ें, एक तो वोटिंग बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्टोरल बिहेवियर, और दूसरा वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, वोटर्स का पैटर्न कि कैसे वोटर्स वोट डाल रहे हैं और जैसे वो वोट डाल रहे हैं वैसे वोट डालने के पीछे के रीजंस क्या हैं, उसको बुलाया जाता है वोटिंग बिहेवियर। बड़ा सिंपल सा मीनिंग। फिर इसके बाद बात आती है कि वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करने का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसे बुलाया जाता है सेफोलॉजी, एंड सेफोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। वोटिंग बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी के लिए जो ब्रांच है उसको बुलाया जाता है सेफोलॉजी। ये जो सेफोलॉजी टर्म है इसको पॉपुलराइज किया अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने। जब अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट अपने यहाँ के वोटिंग बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे तो उस दौरान ये टर्म सेफोलॉजी पॉपुलर हुआ। लेकिन हाँ, अर्लीस्ट हिस्ट्री ऑफ वोटिंग की अगर बात करें तो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ वोटिंग देखने को मिलती है ग्रीक पॉलिस में, ग्रीक सिटीज़ में। ग्रीक सिटीज़ में बेसिकली क्या होता था, एक क्लासिकल ग्रीक में टर्म चलता था सेफोज, और सेफोज का मतलब होता था पीस ऑफ पोट्री ऑन विच सर्टेन वोट्स वर इंस्क्राइब्ड। बेसिकली होता क्या था, एंशिएंट ग्रीक में अगर कोई देशद्रोह करता था तो उसको फांसी देने के लिए, उसको सजा देने के लिए वोटर से पोट्री के ऊपर वोट मांगा जाता था। मतलब पोट्री के ऊपर उनसे एक निशान लगवाया जाता था और पूछा जाता था किस आदमी को फांसी दी जाए या नहीं दी जाए। ये जो प्रोसेस है इसको बुलाया जाता था सेफोज। एक तरीके से वोटिंग करवाई जाती थी। सेफोज का ही मॉडर्न वर्जन आज की डेट में बुलाया जाता है सेफोलॉजी। सेफोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। तो अपन दो तीन चीज़ें याद रख सकते हैं। एक तो वोटिंग बिहेवियर इज ऑल्सो नोन एज इलेक्टोरल बिहेवियर। दूसरा, व्हाट इज वोटिंग बिहेवियर? सिंपल, द वेज इन विच पीपल टेंड टू वोट एंड द रीजंस बिहाइंड इट इज नोन एज वोटिंग बिहेवियर। ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस जिसमें वोटिंग बिहेवियर को स्टडी किया जाता है उसको क्या बुलाया जाता है? सेफोलॉजी। सबसे पहली बार वोटिंग का एविडेंस कहाँ देखने को मिलता है? ग्रीक पॉलिस में, ग्रीक सिटीज़ में देखने को मिलता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इस वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करने के पीछे के रीजंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, जब भी हम वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हमें दो चार चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे इट हेल्प्स इन कॉम्प्रिहेंडिंग प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करने में वोटिंग बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी भी इंसान की फैमिली कैसी है, उसके दोस्त कैसे हैं, वो कैसे स्कूल में गया, उसको एजुकेशन कैसी मिली, उसके आसपास माहौल कैसा रहा, वो डिटरमाइन करता है कि उस इंसान की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसी होने वाली है। और इसी को अपन बोल देते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। हालांकि ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया गया है, समझाया गया है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को। इसके और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इसके और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन हाँ, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी भी इंसान की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग किन फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस हुई, डेवलप हुई, उसको बोल देते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इस पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को समझने में वोटिंग बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो मान लेते हैं कि कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग रिलीजन के बेसिस पे वोट डालते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो कम्युनल है, वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो शायद कुछ हद तक कम्युनल है, वहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं, फ्रेंड्स हैं, ओवरऑल जो एरिया है, जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? कम्युनल है। और इसीलिए लोग रिलीजन के ऊपर एक्सेसिवली फोकस होकर वोट डाल रहे हैं। लेकिन कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग सेक्युलर प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होकर वोट डाल रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे लोगों के लिए रिलीजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे लोग थोड़े ज़्यादा लिबरल हैं। तो ये जो वोटिंग बिहेवियर है ये बताता है कि किसी भी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, देश में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किस लेवल तक हुआ है।
It also helps in examining the internalization of democracy as a value among elite as well as masses. वोटिंग बिहेवियर से पता चलता है कि किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी कितनी डीप रूटेड है। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हो सकता है, जैसे हम ये कहते हैं कि वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डेमोक्रेसीज इन दी वर्ल्ड। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम सबसे बेहतर डेमोक्रेसीज में से एक डेमोक्रेसी हैं, लेकिन हमारे कंट्री में भी सबसे बेहतर होने के बावजूद भी जब वोट डालने की बारी आती है तो सिर्फ 40% या 50% लोग वोट डालने के लिए जाते हैं, जो कि किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इसका एक अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि हमारे कंट्री में भी फाइनेस्ट होने के बावजूद इंटरनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी उतना बेहतर नहीं है। फिर इट ऑल्सो हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रियल इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरी बैलेट बॉक्स। ये जो बैलेट बॉक्स है, ये जो ईवीएम है, ये अपने आप में रिवॉल्यूशनरी है। आपका एक वोट, आपका एक बटन दबाना सरकार तय करता है, डिसाइड करता है कि अगली गवर्नमेंट कौन होने वाली है, और जो अगली गवर्नमेंट होगी वो अगले 5 साल तक देश को चलाएगी। उसके हिसाब से हमारा देश चलेगा, उस डायरेक्शन में हमारा देश जाएगा। तो ये जो बैलेट बॉक्स है ये अपने आप में रिवॉल्यूशनरी है। इसका एक मतलब ये भी है कि जो पावर है वो लोगों के हाथ में लाया करती है। ये वोटिंग बिहेवियर ये लोग डिटरमाइन करते हैं कि देश किस डायरेक्शन में जाने वाला है। इट थ्रोज लाइट एज टू हाउ फार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कंटिन्यू और ब्रेक विद द पास्ट, कि पास्ट में लोग कैसे वोट कर रहे थे, उनका वोटिंग बिहेवियर क्या था, और आज की डेट में लोग कैसे वोट कर रहे हैं, उनका वोटिंग बिहेवियर क्या है। दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि कुछ चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है या नेगेटिव चेंज आया है, या कोई चेंज आया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कल भी लोग रिलीजन के ऊपर वोट कर रहे थे और आज भी अगर रिलीजन कास्ट के ऊपर वोट कर रहे हैं, विच मीन्स कि कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन हो सकता है कल लोग रिलीजन के ऊपर या कास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन आज लोग एजुकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आज लोग डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो अपन देख सकते हैं कि कुछ चेंज आया है। तो ये जो वोटिंग बिहेवियर है ये बताता है कि पास्ट में पैटर्न क्या था और आज के डेट में पैटर्न क्या है, कुछ बदला है या नहीं बदला है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेजर वेदर इट इज़ मॉडर्न और प्रीमॉडियल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इससे ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ पे जो वोटर्स हैं वो थोड़ा बहुत मॉडर्न हुए हैं या आज भी कंजर्वेटिव थॉट में जी रहे हैं, आज भी कंजर्वेटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये जो वोटिंग बिहेवियर है ये ओवरऑल डेमोक्रेसी को समझने के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए, वोटर्स के मूड को समझने के लिए, उनके पैटर्न को समझने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में एक स्टडी की गई इस वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, NGS किनी ने ये स्टडी करी और वो कहती हैं कि वोटिंग बिहेवियर इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज मोड ऑफ लेजिटिमाइजिंग डेमोक्रेटिक रूल। वोटिंग बिहेवियर डेमोक्रेटिक रूल को लेजिटिमाइज करता है। भाई जो सरकार बन रही है वो सरकार को पावर क्यों मिल रही है, क्योंकि लोगों ने उसको वोट दिया है। तो जिस तरीके से लोग वोट डाल रहे हैं वो बता देता है कि अगली सरकार किसकी होने वाली है। Instances participation in political process involving integration into political community। वोट डालने की आपकी जो पावर है वो आपको पॉलिटिकल कम्युनिटी में इंटीग्रेट करती है। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जब आप वोट डालने के लिए जाते हो ये डिसाइड करने में कि कंट्री का फ्यूचर क्या होने वाला है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। जब भी कोई वोटर वोट डालता है तो एक डिसीजन लेता है अपने लिए, अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए कि साहब मेरे को बीजेपी को वोट डालना है या मेरे को कांग्रेस को वोट डालना है। अब बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की एक आइडियोलॉजी है, बाकी पार्टीज़ की अपनी आइडियोलॉजी है। जब आप किसी भी पार्टी को वोट डालते हो तो आप एक डिसीजन लेते हो कि अगले 5 साल तक हमारा देश किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। रोल एक्शन इन्वॉल्विंग डेफिनेट पॉलिटिकल ओरिएंटेशन एम्बेडेड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। किसी पॉलिटिकल कल्चर में पॉलिटिकल ओरिएंटेशन कैसी है वो भी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है इस वोटिंग बिहेवियर को। डायरेक्ट रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल सिटीजन्स टू द फॉर्मल गवर्नमेंट। जो लोग वोट डाल रहे हैं उनका एक डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश होता है फॉर्मल गवर्नमेंट के साथ में। आपने सरकार चुनी है, आपकी सरकार है। अगर आप अच्छे वोटर हो, अगर आप अच्छे सिटीजन हो तो आप सरकार को क्वेश्चन भी करोगे, उसको सपोर्ट भी करोगे। जिस समय पर जैसी ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप सवाल को उठाओगे। आपका एक रिलेशन डेवलप होता है सरकार के साथ में, और यही सिग्निफिकेंस है इस वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करने का। फिर बात आती है वोटिंग बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। इंडिया बड़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है,
हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी हाई लेवल की देखने को मिलती है और हमारे यहाँ पे वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि इस वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे सबसे पहला फैक्टर है कास्ट। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स, दोनों ही चीज़ें होती हैं। लीडर्स आते हैं, कास्ट के बेसिस पर लोगों को पॉलिटिसाइज करते हैं, वोट मांगते हैं। हालांकि इसको प्रोहिबिट करने की कोशिश की जाती है, रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद लीडर्स आते हैं और कास्ट के बेसिस पर लोगों को पॉलिटिसाइज करते हैं कि मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं दलित हूँ, इस बेसिस पे मुझे वोट दो। और कास्टिज्म में भी पॉलिटिक्स है खूब सारी। जैसे SC/ST कम्युनिटी के लोग हैं, ये एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, तो इन्होंने एक समूह बना लिया कि अब हम मिल के वोट डालेंगे। या OBC है, अदर बैकवर्ड क्लास, अब ये अपने होराइजन को एक्सपेंड कर रहे हैं पॉलिटिकली, बिकॉज इनको लग रहा है कि अगर हम अकेले अकेले बिछड़े बिछड़े रहेंगे तो हमारी पॉलिटिकल पावर कम हो जाएगी। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट भी होता है एंड कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो 2024 आज की डेट में भी कास्ट बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लोग एजुकेशन, डेवलपमेंट, हर चीज़ को पीछे छोड़ के सिर्फ इस बेसिस पर वोट डाल के आ जाते हैं कि ये आदमी यादव जी है, ये आदमी जाट जी है, ये आदमी ब्राह्मण जी है। तो कास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रजनी कोठारी जो कि बड़ी फेमस पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने कहा इंडियन पॉलिटिक्स इज कास्टिस्ट एंड कास्ट इज पॉलिटिसाइज्ड। जो अपन बात कर रहे थे वही इन्होंने कह दिया। फिर दूसरा, रिलीजन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि कम्युनल प्रोपेगेंडा में इंडल्ज रहती हैं, बिलीव करती हैं, लोगों को रिलीजन के बेसिस पे इग्नाइट करती हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। हम कहते हैं कि हम सेक्युलर नेशन हैं, लेकिन उसके बावजूद रिलीजन का बड़ा हैवी इन्फ्लुएंस है हमारे वोटिंग बिहेवियर के ऊपर, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। और इसमें मेरा ऐसा मानना है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करती है दोनों में, कास्ट और रिलीजन दोनों ही सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। हालांकि कुछ पार्टीज के ऊपर ये ब्लेम लगता है कि ये करती है कास्ट पॉलिटिक्स, ये करती है रिलीजन की पॉलिटिक्स, लेकिन ऐसा है नहीं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज XYZ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कास्ट और रिलीजन इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लॉइट करती है, इनके बेसिस पर वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि नदर्न इंडिया में लैंग्वेज का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है, सदर्न इंडिया में ज़्यादा है। और लैंग्वेज का प्रोमिनेंस आप इस चीज़ से देख सकते हो कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया। तमिलनाडु में DMK नाम की एक पार्टी है, आंध्र प्रदेश में TDP नाम की एक पार्टी है। लैंग्वेज इनके पॉपुलर होने के पीछे का बड़ा रीज़न है। साउथ में स्पेशली लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे यहाँ पे वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, या ये कहें कि कुछ हद तक इम्पैक्ट करने के लिए। रीजनलिज्म और सब रीजनलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वोटिंग बिहेवियर में। इनफैक्ट जितनी भी रीजनल पार्टीज का इमरजेंस हुआ है उसमें रीजन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे TMC है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में वो रीजन ऐसा है तो TMC इतना ग्रो हो पाई है, अदरवाइज शायद उतना ग्रो नहीं हो पाती, उसके लिए डिफिकल्ट होता। रीजनल पार्टीज जो हैं वो ग्राउंड पर जो भी रीजनल आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो भी रीजनल सेंटिमेंट्स होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, उनको अपील करती हैं और इसके थ्रू वोटिंग बिहेवियर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमारे यहाँ पे वोटिंग बिहेवियर पर्सनैलिटीज़ की वजह से भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कभी सिर्फ पंडित नेहरू के नाम पर वोट डलता था, कांग्रेस एब्सोल्यूट डोमिनेंस में थी, फिर इंदिरा गांधी के नाम पर वोट डलने लगा। फिर एक दौर ऐसा भी आया जब JP नारायण ने पूरी सत्ता पलट दी सिर्फ अपने नाम के दम पे। अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में पॉपुलर लीडर थे और आज की डेट में नरेंद्र मोदी हैं। लोग ये कहते हैं कि 2024 में उनकी पॉपुलैरिटी कम हुई है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी BJP को जितने वोट मिल गए वो सिर्फ इस मोदी फैक्टर पे मिल गए, अदरवाइज अभी भी उतने वोट नहीं मिलते और कम मिलते अगर ये नहीं होते तो अपन तो शायद ब्लेस्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है कि अपने को ये चीज़ें सामने दिख रही हैं। पर्सनैलिटी, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी कि सिर्फ एक नाम के ऊपर कैंडिडेट अपना चुनाव जीत रहा है। इसके अलावा और डिटर्मिनेंट्स, मनी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि हमारे इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर कैप लगाई है, लिमिट लगाई है, लेकिन हमें पता है कि अंदर ही अंदर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इस वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। पैसा बांटा जाता है, इंटॉक्सिकेंट्स बांटे जाते हैं, दारू वगैरह बांटी जाती है, लोगों को गुड्स और गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। वोट्स के लिए ये सारे कामकाज किए जा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन, पुलिस, सारे विभाग इस चीज़ में लगे रहते हैं कि ये जो मनी है, ये जो करप्शन है, ये ना हो,
लेकिन उसके बावजूद फेलियर हाई लेवल का है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो जो लोकल इलेक्शन होते हैं उनमें मैं देखता हूँ कि जिस दिन वोटिंग होने वाली है उससे एक दिन पहले शाम को 7 बजे दारू बट रही होती है, पैसा बट रहा होता है, और ये खुले में चल रहा होता है। पुलिस को पता है, सबको पता है, कहते हैं बस सब आंखें खोल के अंधे बने हुए हैं, बट हाँ चल रहा है ये सब कुछ। बट इसमें एक चीज़ दे रखी है, इसमें एक चीज़ ये दे रखी है कि मनी जो है वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में इलेक्शंस को, वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, वेव इलेक्शन में नहीं करती है। जैसे मोदी लहर चली, तो मोदी लहर में अगर आपने गधे को भी खड़ा कर दिया वो गधा भी जीत गया है, बिकॉज मोदी इतना बड़ा फैक्टर थे कि लोग सिर्फ मोदी के नाम पे वोट डाल रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कैंडिडेट कौन था। तो वेव इलेक्शंस में पैसा इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। हो सकता है कि जब मोदी लहर चल रही थी तब कांग्रेस ने या किसी भी पार्टी ने, मैं नाम क्यों लूं, हो सकता है प्रोबेबली पैसा बांटा हो, लोगों ने पैसा ले भी लिया हो, लेकिन जब वोट डालने जाएंगे तो क्योंकि लहर है, वेव है, तो डाल के किसको आएंगे, बीजेपी को डाल के आ जाएंगे। तो वेव इलेक्शंस में ये जो मनी है वो उतना इन्फ्लुएंस नहीं करती है वोटिंग बिहेवियर को। फिर परफॉर्मेंस ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसने अपने मैनिफेस्टो में क्या प्रोमिसेस किए हैं, आगे उसका विजन क्या है, इनफैक्ट उसने पहले क्या कामकाज किया है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है वोटिंग बिहेवियर को। हालांकि बड़ा सरप्राइजिंग है कि इसकी बातचीत इतना लास्ट में होती है, जबकि ये पहले होना चाहिए कि आपने क्या कामकाज किया, आपका विजन क्या है, आप क्या कामकाज करने वाले हो, उसके बेसिस पे ज़्यादा वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होना चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ों के बेसिस पे ज़्यादा होता है हमारी कंट्री में, ये तो बहुत लास्ट में आता है। पार्टी आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारे लोग पार्टी से आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे पुराने टाइम के जो लोग हैं वो कांग्रेस को आज भी वोट डालते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कांग्रेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी आज़ादी की लड़ाई में। अब बहुत सारे लोग बीजेपी को वोट डालते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसने अच्छा किया या खराब किया, बस वोट डाल के आ जाएंगे क्योंकि बीजेपी है। ये जो पार्टी आइडेंटिफिकेशन था ये 1950s में 1960s में ज़्यादा स्ट्रांग था। पंडित नेहरू के टाइम पे तो बड़ा एब्सोल्यूट था कि लोग आंख बंद करके कांग्रेस को वोट डाल देते थे, लेकिन 1970s के बाद से ये जो पार्टी आइडेंटिफिकेशन है इसमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। हालांकि 2014 के बाद खासकर 2019 तक ये जो पार्टी आइडेंटिफिकेशन है वो एक बार फिर से बड़ा स्ट्रांग हुआ था, लेकिन फिर भी उस 2014 से 2019 के पीरियड में पार्टी आइडेंटिफिकेशन से ज़्यादा पर्सनैलिटी का आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा था। मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है उससे आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा था लोगों का, लेकिन पार्टी आइडेंटिफिकेशन भी हमारे यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइडियोलॉजी, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसके आइडियोलॉजी के लिए वोट डालते हैं। आइडियोलॉजी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे जैसे आप थोड़े समझदार होते हो तो आप आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर भी बेस्ड होके अपना वोट डालते हो, ये भी वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे चुनाव से पहले कोई वॉर हो गया, इंदिरा गांधी जीत गई, पाकिस्तान को हरा दिया, अगला चुनाव हुआ एब्सोल्यूट विक्ट्री, या किसी लीडर का मर्डर हो गया, असैसिनेशन कर दिया गया, या कोई करप्शन का खुलासा हो गया, जैसे 2013 में 14 में कांग्रेस के अगेंस्ट में करप्शन की केसेस खुले और उसके चलते कांग्रेस एकदम से बुरी तरह से हारी, स्कैंडल्स का पता चल गया, तो कोई सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट हो गया हो वोटिंग से पहले, इलेक्शन से पहले, वो भी वोटिंग बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है। इलेक्शन के टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, रोजगार है या नहीं है, खाने की कमी तो नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये भी वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फैक्शनलिज्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, मतलब डिवीजन, फैक्शंस बने हुए हैं और लोग उसके बेसिस पे भी वोट डालते हैं। पॉपुलेशन, एज कैसी है, ओल्ड हैं लोग या यंग हैं लोग, कभी कभी यंग लोग किसी एक पार्टी के फेवर में चले जाते हैं, कभी कभी ओल्ड लोग किसी एक पार्टी के फेवर में चले जाते हैं, और उस हिसाब से भी वोटिंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। सेक्स, मैन एंड विमेन, जैसे पिछले 2-3 इलेक्शन में आप देख रहे होंगे, स्टेट में हो चाहे लोकसभा के लिए हो, विमेन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बोलते हैं ये हिडन वोटर है, ये हिडन वोटर है, ये पता नहीं किसको वोट दे दे। तो आजकल बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं विमेन को फेवर करने के लिए। एजुकेशन का लेवल क्या है वो भी इन्फ्लुएंस करता है वोटिंग बिहेवियर को। हैबिटेशन कहाँ है लोगों का, लोग गाँव में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, लोगों की क्लास कैसी है इनकम वाइज, अमीर हैं, गरीब हैं। गरीब आदमी अगर महंगाई हो रही होगी तो बेचारा पार्टी को हटाने की कोशिश करेगा, उस सरकार को हटाने की कोशिश करेगा। अमीर आदमी को शायद उतना फ़र्क ना पड़े। फैमिली कैसी है, किंगशिप्स कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, आसपास एनवायरनमेंट कैसा है, कैंडिडेट का ओरिएंटेशन कैसा है, उसकी इमेज कैसी है, कैंडिडेट ने अपना इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाया, पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड कैसा है किसी इंसान का, और मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी इलेक्शन में वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में।
तो मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मीडिया बैलेंस्ड रहे तो लोगों का ओपिनियन भी बैलेंस्ड रहेगा, लेकिन अगर मीडिया किसी एक पर्सनैलिटी को 24 घंटे दिखाए बड़ा करके और किसी दूसरी पर्सनैलिटी को दिखाए या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को छोटा करके दिखाए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और अपना वोट उस पार्टी को दे देंगे, उस पर्सनैलिटी को दे देंगे जिसको बड़ा करके दिखाया जा रहा है। तो मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर ऐसा है कि वन टाइम रीड है, एक बार पढ़ो, एक बार में खत्म करो, रिवीजन जैसा भी कुछ नहीं है, सिंपल चैप्टर है। हालांकि मुझे लगता नहीं इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पता रखोगे तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।